जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएसटी जो है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में 60 अंकों का आता है और स्कोर को बेहतर बनाने के लिए 60 अंक आपके लिए अधिक है। देखिए, हम एसएसटी का प्रिपरेशन में क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे। जो हमारा स्टैटिक है, जो हमारा प्लान बना हुआ है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 का, फिर ज्योग्राफी, फिर बाद में जा कर के पॉलिटिकल साइंस करेंगे। हम एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से चैप्टर बाय चैप्टर पार्ट को डिस्कस करते हैं और क्लास 6, क्लास 7 का जो इतिहास है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस सेशन में हम एनसीईआरटी क्लास 1 इतिहास का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 मैं आपको कल पढ़ कर के आने के लिए कहा था कि जो भी पढ़ कर के आए हैं बढ़िया बात है। चलिए एक बार ना जो आप पढ़ कर के आए हैं उसमें से स्कोरिंग करते रहना कि जो आपने पढ़ा है और जो आज के इस सेशन में प्रश्न है, कितना प्रश्न आपका सही होता है। इस प्रश्न से आप एक बार अपना स्कोरिंग करते रहना, साथ ही साथ अंत में आपसे स्कोरिंग पूछा जाएगा, अपना स्कोर शेयर कर देना। हालांकि जो चैप्टर नंबर 7 है ये काफ़ी बड़ा है, जिसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 20 प्रश्न इस क्वेश्चन से आज करेंगे और 20 प्रश्न हम कल करेंगे। चलिए देखिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठना अपने साथ, जहाँ पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। करते हैं हम पहले प्रश्न से शुरू। पहला प्रश्न है हमारा, डैश को अक्सर अछूत माना जाता था। नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा? शूद्र, ब्राह्मण, शिक्षक और व्यापारी। निम्नलिखित ऑप्शन में से किसको अछूत माना जाता था? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, शूद्र को अछूत माना जाता था। देखिए, अगर हम बात करें शूद्रों की तो सबसे पहले हमारे पास वर्ग 4 हैं, 4 वर्ग हैं। कौन कौन से 4 वर्ग हैं? पहला है आपका ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। अब ये जब 4 वर्ण अलग अलग हैं तो इन चारों ही वर्णों के कार्य भी अलग होंगे। प्राचीन समय में जो था, जो लोग कार्य करते थे इनके आधार पर इनका वर्ण डिसाइड किया जाता था। हालांकि समाज में अब जो जिस प्रकार की जाति है उसी के अनुसार चल गया, जो कि गलत प्रथा है। हमें इनके ऊपर बात नहीं करना, हमें बात करना है कि जो वर्ग हैं, चारों ही वर्गों का क्या क्या काम था। जैसे जो ब्राह्मण व्यक्ति थे, जो ब्राह्मण थे उनका काम था पढ़ना और पढ़ाना। ऐसे ही क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, युद्ध करना। वैश्य का काम था आपका जाकर के व्यापार करना। और जो आपका अंतिम वाला ऑप्शन है शूद्र का, इनका काम था जो ऊपर के तीनों वर्ण हैं, तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, जो ऊपर के 3 वर्ग है, तीनों वर्गों की क्या है? सेवा करना। और इन चारों में से जो सबसे अछूत जाति मानी जाती है वो मानी जाती है शूद्र जाति। यहाँ पर प्रश्न में आपसे यही पूछा है कि डैश जाति को अक्सर अछूत माना जाता है। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शूद्र जाति को। चलिए, पहला प्रश्न आपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया हो तो हम करते हैं दूसरा प्रश्न। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, प्राचीन समय में क्या होता था कि कई प्रकार के लोग रहते थे। जो लोग थोड़े शक्तिशाली रहते थे वो अपने जाकर के युद्ध के द्वारा वो आक्रांताओं को जवाब देते थे। ऐसे ही कई सारे संस्था बनी। जब 1857 में क्रांति के लिए लड़ी गई, आज़ादी के लिए पहली लड़ाई थी, उसमें बहुत सारे समाजों ने मिल करके काम किया। ऐसे ही एक समाज है ब्रह्म समाज। बताइएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर इस प्रश्न का, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक कौन है? राजा राम मोहन राय है।
ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही करी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध डैश में लगाया गया था। कब लगाया गया था सती प्रथा पर प्रतिबंध? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1829 में लगाया गया था। चौथे नंबर का प्रश्न है कि डैश ने 19वीं सदी के भारत में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, नरेंद्र नाथ दत्त और पीसी मुखर्जी। सही आंसर का चयन करना है। चौथे नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पांचवें नंबर का कि डैश आर्य में आर्य समाज के संस्थापक थे। भारत में आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। इससे रिलेटेड 2-3 बातें और आपको याद रखना है। 2-3 प्रश्न यहाँ से और बन सकते हैं, जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, तो कहाँ पर स्थापना करी थी? आपका उत्तर होगा मुंबई में स्थापना करी थी। कब करी थी? 1875 में करी थी। यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है, स्वामी दयानंद के द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है आपका सत्यार्थ प्रकाश। ये बुक आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, सत्यार्थ प्रकाश। इनके अलावा और बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, पर जो एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है वो इसी पुस्तक से पूछता है। आपको याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश 14 समोल्लास में विभाजित है। ठीक है, 14 समोल्लास में विभाजित है ये। अगला प्रश्न है आपका छठे नंबर का क्वेश्चन है कि डैश का उद्देश्य हिंदू धर्म के विवादास्पद रीति रिवाजों में सुधार करना था। ये 4 ऑप्शन है, प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज का उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म में जो भी विवादास्पद रीति रिवाज है उनमें सुधार लाना, क्योंकि आर्य समाज जो है ये वेद धर्म के अनुसार चलते हैं। ठीक है, वेद मार्ग पर चलते हैं और कहा भी गया है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अब जब कोई चीज़ सत्य है तो वो विवादास्पद से सुधारने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम करेंगे वेद की बात। तो वेद जो है 4 है, आपको याद रखना है। कौन कौन से 4 वेद हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और अंतिम वाला है अथर्ववेद। यहाँ से जो आपसे है पेपर में प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि वेद कितने हैं, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा कि चारों ही वेद में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपको याद रखना है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसकी रचना कब की गई है? लगभग 3500 वर्ष पहले की गई है। सबसे अंतिम का वेद कौन सा है या फिर सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है? आपको याद रखना है सबसे अर्वाचीन वेद है अथर्ववेद। इसी वेद को जादू टोना का वेद कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज। और आर्य समाज से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे मैंने आपको इससे पिछले वाले प्रश्न में करवाया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। स्थापना इसकी होती है मुंबई में और सन था 1875। ये यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न करना सॉल्व। 7वें नंबर का प्रश्न है कि डैश उन जातियों में से एक है जो आज भी मौजूद है। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय जाति, जो कि आज भी मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर लेना। फिलहाल में इस प्रश्न का आंसर बताना क्या होगा। पूना में विधवा आश्रम की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। बताना इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई है?
पंडिता रमाबाई के द्वारा पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है आपका 9वें नंबर का कि डैश 19वीं सदी की मुस्लिम महिला सुधारकों में से एक थी। ये 4 नाम, 4 ऑप्शन आपके लिए नीचे दे रखे हैं। चारों ही ऑप्शन में से 19वीं सदी की मुस्लिम महिला सुधारक कौन थी? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मुमताज अली। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम अंग्रेजों द्वारा डैश में पारित किया गया था। सन आपसे पूछा है कि ये जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है ये अंग्रेजों के द्वारा कब पारित किया गया था? आंसर है आपका 1929 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, स्त्री पुरुष तुलना डैश द्वारा लिखी गई थी। देखिए जब हम इसे देखेंगे इस प्रश्न को तो 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, 2023 का दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में ये वाला प्रश्न एजिट छपा था। ये प्रश्न यही था कि स्त्री पुरुष तुलना डैश के द्वारा लिखी गई थी। यदि आपके पास पेपर है तो आप जा करके चेक कर लेना कि ये प्रश्न 2023 में पूछा है कि नहीं। चलिए बताना ये प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। स्त्री पुरुष तुलना डैश के द्वारा लिखी गई थी। उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई शिंदे के द्वारा ये बुक लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि डैश की स्थापना 1849 में बॉम्बे में हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, परमहंस मंडली की जो स्थापना है वो 1849 में बॉम्बे में हुई थी। चलिए एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि इसके संस्थापक मतलब कि किसके द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कि राम हंस, ये जो परमहंस मंडली है इसके संस्थापक का नाम क्या है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करना। 13 नंबर का क्वेश्चन है, डैश ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। जैसे ही नाम आए महाराष्ट्र तो आपको नाम याद करना है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना करी थी। इसी के साथ साथ ज्योतिबा फुले जो कि सत्यशोधक समाज के भी संस्थापिका है, सत्यशोधक समाज। ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई एक किताब है, किताब का नाम है गुलामगिरी। ये जो गुलामगिरी है ये किससे प्रभावित थी? तो ये प्रभावित थी अमेरिकन सिविल वॉर से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी ये बुक? अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर से प्रभावित होकर के ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना करती है और ये सत्यशोधक समाज की संस्थापिका भी है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने पूरे देश में डैश फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया। क्या उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का प्रचार किया था, धार्मिक शिक्षाएं, जातिवाद या फिर अस्पृश्यता? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी शिक्षा को फैलाने में ये जागरूक थे, सारा ध्यान इन्हों पर केंद्रित कर रखे थे। देखिए यहाँ पर क्या, राजा राम मोहन राय, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ये प्रश्न आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न करना। अगला प्रश्न है कि डैश आंध्र प्रदेश में जूते बनाने वाली जातियां कौन सी थी? ये जब आप एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 ओपन करेंगे तो जो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला पोर्शन है जो सब टॉपिक है उसमें ये प्रश्न बनेगा। देखिए आंध्र प्रदेश में जूते बनाने वाली जातियां जो थी उन जातियों को क्या कहा जाता था? उन जातियों को मडिगास कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है।
अगला प्रश्न है इसका कि डैश ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए। सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। इन्होंने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए थे। ऐसे ही एक और नाम था जिन्होंने कि लड़कियों के लिए महाराष्ट्र में स्कूल खुलवाए, उनका नाम था ज्योतिबा फुले, जो कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। तो अब तक स्कूल से रिलेटेड हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला कि महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल कौन खुलवाती है, उत्तर है आपका ज्योतिबा फुले। और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल कौन खुलवाती है, सही उत्तर है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न करना है आपको, भारतीय मजदूरों को अंग्रेजों द्वारा डैश के बागानों में काम करने के लिए भेजा गया था। बताइएगा सही आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि डैश निम्न जाति और जनजातीय बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। ध्यान से पढ़ना कि निम्न जाति और जनजातीय बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। सही आंसर है इस प्रश्न का 18 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ईसाई मिशनरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर है इस प्रश्न का। चलिए ये प्रश्न आपके लिए इजीली है, क्योंकि इस प्रश्न के ऊपर हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया है। आर्य समाज डैश में अस्तित्व में आया। आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। कहाँ पर की गई थी 1875 में? ये की गई थी मुंबई में। मुंबई उस समय बम्बई के नाम से प्रसिद्ध था। और आपको याद रखना है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, मैंने आपको इनके द्वारा रचित एक बुक का नाम भी लिखवाया था। बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। आपको याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश 14 समोल्लास में डिवाइड है, 14 समोल्लास में विभाजित है। यदि आपने यहाँ तक लिख लिया है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया है, तो हम अगला प्रश्न करेंगे। चलिए ये रहा आज का आपका अगला और अंतिम प्रश्न है। जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, मैंने आपसे प्रारंभ में ही कह दिया था कि जो एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसे हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे ताकि जो पूरा का पूरा पार्ट है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए और आपको समझने में कोई भी कठिनाई ना हो। इसलिए हम चैप्टर नंबर 7 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 20 प्रश्न हम आज करेंगे, बाकी बात जो इसके अतिरिक्त 20 प्रश्न रह गए वो हम कल के सेशन में करेंगे। तो जो आज चैप्टर नंबर 7 को पढ़ करके नहीं आए हैं वो कल पूरा पढ़ करके आएंगे। ठीक है, जो कुछ छूट गया है मैं आपको फिर से करवा दूंगा। इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको यहाँ तक सेशन पसंद आया हो, यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ऊपर आपको घंटे वाला बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए। इससे ये होगा कि क्लास से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप इस क्लास से लाभान्वित हो। इसलिए यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अगला प्रश्न है आज का और अंतिम प्रश्न है, अधिकांश क्षेत्रों में ब्राह्मण और क्षत्रिय स्वयं को डैश मानते थे। स्वयं को क्या मानते थे? आंसर इस प्रश्न का स्वयं को उच्च कैटेगरी के समझते थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। और उच्च जाति के ऊपर ही एक बुक लिखी गई थी। ये कौन सी बुक लिखी गई थी, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि उच्च जातियों के लिए कौन सी बुक लिखी गई थी। चलिए यहीं पर इसी प्रश्न के साथ आज का हम चैप्टर खत्म करेंगे, आज का सेशन खत्म करेंगे। चैप्टर नंबर जो 7 है, चैप्टर नंबर 7 का हमने भाग 1 कर लिया है। ठीक है, कल के वीडियो में, कल के क्लास में
हम करेंगे भाग 2 और इसी भाग 2 के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अंतिम रह जाएगा, हमारा जो अंतिम चैप्टर रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 के साथ हमारे जो इतिहास की क्लासेस है वो हो जाएगी समाप्त। तो हमारा क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 इतिहास का जो पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम करेंगे ज्योग्राफी भी हम क्लास 6, 7, 8 करेंगे। फिर करेंगे हम आपका राजनीति विज्ञान। तो प्यारे साथियों, यदि आपको एसएसटी को बेहतर बनाना है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। हम इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। विश्वास करिए कि जब आपका पेपर होगा, पेपर तक आपको इस प्रकार से प्रिपेयर करके भेजा जाएगा ताकि आप यदि एग्ज़ाम में बैठे हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं लगेगा कि आप इस प्रश्न को पहली बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सारा प्रश्न आपको करवा करके भेजा जाएगा। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। चलिए मिलेंगे हम कल के सेशन में। जो बच्चे चैप्टर नंबर 7 को पढ़ करके नहीं आए हैं, मैं उनको दोबारा मौका दे रहा हूँ कि आप चैप्टर नंबर 7 को पुनः पढ़ करके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा स्थगित की जाती है, समाप्त की जाती है। मिलेंगे कल के सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।